साल है 1616, जून का समय। राजा ग्वांगहाई अपनी हुकूमत के 8वें साल में हैं। बाहर से तो वो ताकतवर दिखते हैं, पर अंदर से उदास हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। एक दिन खाना खाने से पहले चम्मच काला पड़ गया। अरे, ये तो जहर का इशारा था। राजा ने खाना चखने वाली लड़की से पूछा, ये क्या हुआ? बेचारी को कुछ पता नहीं था, सो उसने बस मरने की बात कह दी। राजा गुस्से में सबको सजा देने को तैयार थे, पर उनके मुख्य सचिव झुन ने उन्हें किसी तरह शांत किया। फिर राजा ने झुन को आदेश दिया, जल्दी से मेरा हमशक्ल ढूंढो। इसके बाद जल्दी से हमशक्ल ढूंढने का काम शुरू हुआ। उधर मंत्रिमंडल में हंगामा मचा। सबने एक आदमी जोंग हो, जो रानी का भाई था, पर साजिश का इल्जाम लगाया। अफवाहें थीं कि रानी का परिवार राजा के खिलाफ है। सब चाहते थे कि जोंग हो को फांसी दे दी जाए, पर जुन इसके खिलाफ था। राजा दुविधा में पड़ गए। ना तो वो मंत्रियों की बात टाल सकते थे, ना ही उनके पास कोई सबूत था। फिलहाल उन्होंने जोंग हो को हिरासत में रखा। ये सब देख रानी दुखी थी। उसे डर था कि उसका भाई मारा जाएगा और शायद अगली बारी उसकी हो। कुछ दिन बाद एक आदमी हसन को पकड़ा गया। वो दरबार में राजा की नकल उतार रहा था, औरतों से मजाक कर रहा था और भद्दे इशारे कर रहा था। राजा का एक सिपाही उसे मारना चाहता था, पर उसके दोस्त ने रोका। फिर उन्होंने हसन को अगवा कर लिया। रात को झुन चुपके से हसन को देखने आया और समझ गया कि ये वही आदमी है जो राजा का हमशक्ल हो सकता है। हसन को राजा के सामने पेश किया गया। पहले तो राजा उसकी हिम्मत देखकर खुश हुए, पर हसन का डरपोक व्यवहार देखकर निराश हो गए। लेकिन जब हसन ने राजा की आवाज, बोलने का ढंग और हाव भाव की नकल उतारी, तो राजा दंग रह गए। और फिर राजा को लगा, हाँ, ये वही आदमी है जिसकी मुझे तलाश थी। उसी रात राजा ने हसन को अपनी जगह बिठा दिया और खुद अपनी प्रेमिका के पास चले गए। हसन बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने राजा की तरह बोलने की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन जैसे ही वो बोलता, नौकर चाकर पूछने लगते, महाराज, रात का खाना चाहिए। हसन को मजा आने लगा, क्योंकि बस बोलने से सब कुछ मिल रहा था। उसे बच्चे जैसी खुशी हो रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो कितने खतरे में है। कोई भी उसे, चाहे साजिश करता हो या असली राजा, कभी भी मार सकता था। उधर असली राजा अपनी प्रेमिका के पास आराम करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका मन शांत नहीं था। अगली सुबह सब अपनी अपनी जगह लौट आए। हसन को कुछ चांदी के सिक्के मिले और झुन ने कहा, हर बार ऐसा करना ठीक है? हसन खुशी खुशी मान गया। आखिर पैसे तो अच्छे मिल रहे थे। कुछ दिन बाद पता चला कि असली राजा को फिर से जहर देने की कोशिश हुई। खाने की चम्मच फिर काली हो गई। अब क्या होगा? इसी बीच लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए राजा को कुछ करना था। उसी रात जून को खबर मिली कि राजा को जहर दे दिया गया है। वो भागकर राजा के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, पता नहीं राजा बचेंगे या नहीं। जून समझ गया कि अगर लोगों को पता चला कि राजा खतरे में है, तो हंगामा मच जाएगा और साजिश करता मौका उठा लेंगे। उसने पूछा, और कौन कौन जानता है? पता चला कि सिर्फ वो, डॉक्टर और राजा का निजी सहायक जानते हैं। जून ने सबको चुप रहने को कहा। उसने राजा को इलाज के लिए गुप्त जगह भेज दिया और हसन को बुलाया। जून ने हसन को 40 चांदी के सिक्के ऑफर किए। पहले तो हसन ने मना किया, सोचकर कि शायद ज्यादा मिले, पर जब झुन ने कुछ नहीं कहा तो हसन मान गया। बोला, ठीक है, मैं देश के लिए ये करूंगा, पर सिक्के उठाना नहीं भूला। उस रात से एक नया अध्याय शुरू हुआ। हसन चुपके से राजा की गद्दी पर बैठ गया। झुन ने उसे समझाया, जो भी प्रस्ताव आए हाँ कह देना, ज्यादा बोलना मत, और रानी या किसी रखैल से मिलने की गलती मत करना, क्योंकि तू कितना भी एक्टिंग कर ले, उन्हें धोखा नहीं दे सकता। फिर हसन को महल की अजीब अजीब बातें पता चलती हैं, जैसे राजा टॉयलेट नहीं जाता, नौकर लोग बर्तन लाते हैं। जब राजा काम खत्म करता है तो नौकर तारीफ करते हैं, वाह महाराज, क्या बात है। फिर वो उसकी साफ सफाई करते हैं और उसकी सेहत का हिसाब रखते हैं। खाने का भी टेस्टर होता है जो हर बार खाना चखता है। हसन से खाना देखकर रहा नहीं जाता और वो सारा खाना खा लेता है। बाद में पता चलता है कि रसोई के लोग सिर्फ राजा का बचा हुआ खाना खाते हैं। उस दिन तो सब भूखे रह गए। हसन को राजा की रखैलों के बारे में सुनकर थोड़ा मजा लेने का मन होता है, पर झुन की डांट याद आ जाती है तो वो इरादा छोड़ देता है। एक और बात उसे अजीब लगती है, हर छोटी गलती पर नौकर मरने की भीख मांगते हैं। एक दिन
हसन रानी को देखता है। उसका चेहरा उदास दुख से भरा होता है। हसन को उसे और जानने का मन होता है, पर उसका सहायक चिल्लाता है, रानी से मिलना सख्त मना है। अब हसन क्या करे? इसी दौरान रानी भी हसन को देख लेती है और हसन फटाफट छिप जाता है। अरे, राजा बनकर ऐसा छिपना कितना शर्मनाक था। उसे लगता है वो तो बेवकूफ बन गया, पर उस पल में रानी कुछ देख लेती है। उसे लगता है ये वो क्रूर राजा नहीं जो वो पहले देखती थी। खैर, झुन हसन को बताता है कि कल रॉयल कॉन्फ्रेंस है और उसे वहां जाना है। वो चेतावनी देता है, न्याय मंत्री, टैक्स मंत्री और इंस्पेक्टर जनरल ये सब खतरनाक हैं। पहले भी इन्होंने राजा को फंसाया था। खासकर इंटीरियर मिनिस्टर से सावधान रहना। जुन हसन को एक स्क्रॉल देता है और कहता है, कल इसे पढ़कर आदेश देना। हसन प्रैक्टिस शुरू करता है और अरे, वो इतना अच्छा लगता है कि जुन और उसका सहायक सोचने लगे, शायद ये सचमुच राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ है। अगले दिन रॉयल कोर्ट शुरू हुआ। हसन राजा की तरह अकड़कर अंदर गया, पर जब स्क्रॉल खोला तो वो तो खाली था। हसन का दिमाग भी खाली हो गया। जुन ने फटाफट देखा और निराश हो गया। तब जुन ने सबको बहाना बनाया, राजा को गले में खराश है, आज वो नहीं बोलेंगे। फिर उसने खुद आदेश पढ़े। उसने टैक्स मंत्री को एक समान टैक्स कानून लागू करने को कहा और न्याय मंत्री को जोंग हो पर इल्जाम लगाने वालों की जांच करने को बोला। ये आदेश सुनकर मंत्रियों की गुप्त साजिशें हिल गईं। वो इंटीरियर मिनिस्टर से कुछ करने को कहने लगे। उधर हसन का रवैया देखकर महल के लोग खुश होने लगे। खासकर खाना चखने वाली लड़की सॉल उसकी फेवरेट बन गई। हसन उनसे प्यार से बात करता, हंसता और खाना भी छोड़ता ताकि रसोई वाले भूखे न रहें। सब हैरान थे। अरे, राजा तो ऐसा कभी नहीं था। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उधर डॉक्टर ने झुन को बताया कि राजा को जहर नहीं बल्कि नशीली दवा दी गई थी, शायद उस रात जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। ये सुनकर जुन चौंक गया और जांच शुरू कर दी। इधर इंटीरियर मिनिस्टर को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसी बीच इंटीरियर मिनिस्टर राजा की प्रेमिका से मिलने गया। उसने पूछा, राजा तुमसे क्यों नहीं मिल रहा? प्रेमिका बोली, पता नहीं, वो रानी और रखैलों से भी मिलने से कतरा रहा है। ये सुनकर मिनिस्टर को और शक हुआ। उसने जुन की जांच के बारे में सुना तो उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। उधर हसन ने गलती से कुछ गलत बिल पास कर दिए, जैसे एक समान टैक्स कानून रद्द करना और जोंग हो की जांच को मंजूरी देना। जुन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो चिल्लाया, तूने ऐसा क्यों किया? हसन बोला, अरे, तुमने ही तो कहा था सब मंजूर कर देना। जुन तिलमिला गया, पर हसन आराम से बोला, बताना, ये एक समान टैक्स और आइडेंटिफिकेशन टैक्स क्या होता है? सहायक उसे रॉयल लाइब्रेरी ले गया, जहां हसन को पता चला कि मौजूदा टैक्स सिस्टम में गरीब अमीर सबको एक समान टैक्स देना पड़ता है, जिसके चलते लोग देश छोड़ देते हैं या भयानक कदम उठाते हैं। हसन को ये सब सुनकर धक्का लगा। सॉल ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसका बाप एक गरीब किसान था, जिसे भारी टैक्स के कारण कर्ज लेना पड़ा। कर्ज न चुका पाने की वजह से उसकी जमीन छिन गई, उसे जेल में डाल दिया गया और सॉल और उसकी मां को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। सॉल को महल में भेजा गया और उसके बाप को जेल में मार डाला गया। ये सुनकर सॉल की आंखों में आंसू आ गए और हसन का दिल टूट गया। उसे गरीबों की तकलीफ का असली दर्द समझ आया। उसने सॉल से वादा किया, मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवाऊंगा। पर इतने में हसन का गुस्सा फूट पड़ा। अगली रॉयल कॉन्फ्रेंस में उसने एक समान टैक्स कानून फिर से लागू करने का आदेश दे दिया। मंत्रियों ने इसका विरोध किया। बोले, ये तो जमीन वालों के साथ नाइंसाफी होगी। हसन गुस्से में बोला, अरे, जिसके पास 10 खेत हैं वो 10 बोरी चावल दे, जिसके पास 1 है वो 1 दे। इसमें क्या नाइंसाफी? असल में गरीब अमीर का एक समान टैक्स देना गलत है। जो ज्यादा कमाता है उसे ज्यादा देना चाहिए। उसने आदेश दिया कि 10 खेतों से कम वालों की जब्त की गई चीजें लौटाई जाएं। सहायक ये देखकर खुश हुआ, पर झुन को गुस्सा आ गया। जुन ने हसन को डांटा, तूने बच्चों की तरह राज चलाना शुरू कर दिया। हसन ने जवाब दिया, अरे, मैं राजा बन रहा हूं, तू मुझे ऐसे कैसे डांट सकता है? जुन और गुस्सा हो गया, पर तभी नौकर आ गए और दोनों को अपनी अपनी जगह लेनी पड़ी। बाद में जुन ने हसन को बताया कि जोंग हो, रानी का भाई, बेकसूर है। भ्रष्ट मंत्रियों ने उसे फंसाया है ताकि रानी को हटाया जाए। जुन ने हसन को चेतावनी दी, इस मामले में दखल मत दे, ये बहुत पेचीदा है। शायद हसन मान जाता,
पर रात को रानी अचानक उसके कमरे में आ गई। हसन घबरा गया। उसने रानी से बचने की कोशिश की, पर रानी ने खुद को मारने की कोशिश की। हसन ने उसे रोक लिया और गर्मजोशी में वादा कर दिया, मैं तुम्हारे भाई को बचा लूंगा। रानी ने अपनी इज्जत बचाई और चुपके से चली गई। अगली सुबह जब जोंग हो को सजा दी जा रही थी, हसन वहां पहुंच गया और उससे उसका गुनाह पूछने लगा। जोंग हो ने कमजोर आवाज में कहा, तुम वो राजा नहीं हो जिसे मैं मानता था। अब तुम बस भ्रष्ट मंत्रियों की कठपुतली हो। ये सुनकर मंत्रियों का गुस्सा भड़क गया। पर हसन ने फिर पूछा, क्या तूने राजा के खिलाफ साजिश की? जोंग हो बोला, मैंने तो बस राजा को जगाने की कोशिश की ताकि वो मंत्रियों की गलत हरकतें देख सके। ये सुनकर हसन को सब समझ आ गया। उसने फटाफट जोंग हो को बेकसूर घोषित कर दिया और उसे छुड़ा लिया। मंत्रियों ने विरोध किया, पर हसन ने उनकी करतूतें एक एक कर गिना दी और सबको चुप करा दिया। जोंग हो को लगा शायद असली राजा लौट आया है। हसन ने रानी से मिलने की कोशिश की, पर रानी का वफादार गार्ड उसे रोकने लगा। हसन ने चालाकी से अपना जूता दूर फेंका और जब गार्ड उसे लेने गया, हसन रानी के पास पहुंच गया। रानी को अपने भाई की रिहाई की खबर पहले ही मिल चुकी थी और वो खुश थी। हसन ने कहा, मैं बस तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूं। पर तभी गार्ड फिर आ गया और उसने हसन के हाथ में कुछ अजीब देखा। उसे शक हो गया। गार्ड ने यह बात सहायक को बताई, पर सहायक बोला, अरे तुम ज्यादा सोच रहे हो। उधर रानी को हसन से प्यार होने लगा था। उसने सोल के जरिए हसन को एक खास मिठाई भेजी और मैसेज दिया, अपना ख्याल रखना। पर झुन को गुस्सा आ गया। वो बोला, तूने बिना कानूनी प्रक्रिया के जोंग हो को क्यों छुड़ाया? राजा ऐसा नहीं कर सकता। हसन ने जवाब दिया, अरे राजा का आदेश ही कानून है। झुन इतना गुस्सा हुआ कि उसे मारने को तैयार था, पर तभी सोल वहां आ गई। दोनों ने फटाफट अपनी जगह बदली, फिर वापस सही जगह आए। सोल एक मैसेज लाई कि रानी हसन से मिलना चाहती है। हसन खुशी से फूला नहीं समाया, पर उसे नहीं पता था कि उसका हंसमुख रवैया, कविता पढ़ना और खुशमिजाजी गार्ड को अजीब लग रही थी। गार्ड को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। रात को जब हसन रानी से मिलने गया, गार्ड ने उसे गौर से देखा। हसन का चलने का ढंग उसे याद आया, वही ढंग जो उसने पहले दरबार में देखा था। उसे शक हुआ कि ये राजा का हमशक्ल है। हसन रानी से मिला, पुरानी यादें ताजा की और एक कविता भी सुनाई। पर तभी गार्ड ने तलवार निकालकर हसन की गर्दन पर रख दी और चिल्लाया, तू नकली राजा है। रानी को गुस्सा आ गया। बोली, मैं अपने पति को कभी नहीं भूल सकती। गार्ड ने कहा, अगर मैं गलत हूं तो मैं खुद को मार डालूंगा। रानी ने हसन से पूछा, मेरे शरीर पर लाल निशान कहाँ है? हसन को याद था कि उसने रानी के सीने पर निशान देखा था और हसन ने सही जवाब दे दिया। रानी ने गार्ड को तलवार हटाने को कहा, पर गार्ड को अपनी गलती का गम था। वो पानी में कूद गया खुद को डुबोने के लिए। हसन ने उसे थप्पड़ मारकर रोका। रानी ने गार्ड के खिलाफ सजा का आदेश देना चाहा, पर हसन ने हालात संभाल लिए। बाद में जब गार्ड हसन से मिला, वो सजा की उम्मीद कर रहा था, पर हसन ने उसे प्यार से तलवार लौटाई और कहा, काम पर वापस जा। गार्ड इतना प्रभावित हुआ कि वो हसन का वफादार बन गया। उधर असली राजा ठीक हो गया। झुन ने उसे सब बताया, प्रेमिका की गद्दारी, मंत्रियों की साजिश और हसन की हरकतें। राजा ने कहा, पहले हसन को हटाओ। झुन को यह सुनकर धक्का लगा, पर उसने मना नहीं किया। इधर मंत्रियों के जासूस को नकली राजा की खबर मिल गई। अगले दिन रॉयल कॉन्फ्रेंस में सबने रानी को हटाने की मांग की, ये कहकर कि उसका परिवार साजिश में शामिल है। हसन ने रानी का बचाव किया, पर लोग जिद पर अड़े रहते हैं। गृह मंत्री राजा को याद दिलाता है कि उसने वादा किया था रानी को हटाकर दासी से शादी करेगा जो राजवंश का वारिस दे। सबकी जिद देख हसन ऐलान करता है वो रानी को हटाएगा, लेकिन पति होने के नाते खुद भी गद्दी छोड़ देगा। लोग उसके पैरों पर गिरते हैं, उसे रोकने की मिन्नत करते हैं। हसन को लगता है साजिशों, लोगों की मांगों और बेकसूर रानी के बीच वो घुट रहा है। उसी रात मंत्रियों को दरबारी औरत से पता चलता है दो राजा हैं। वो नकली राजा को मारने का फैसला करते हैं और औरत को हसन के खाने में जहर डालने को कहते हैं। इधर अफवाह फैलती है मौजूदा राजा नकली है क्योंकि उसका बर्ताव बदला है और सीने का निशान गायब है। रानी ये सुनकर सच्चाई जानने का फैसला करती है। वो रात को राजा के कमरे में जाती है और उसके साथ सोने की जिद करती है। हसन टालने की कोशिश करता है, पर रानी जबरदस्ती उसका लबादा हटाती है और देखती है निशान गायब है। रानी सच्चाई मांगती है और हसन सब कबूल कर लेता है।
रानी झुन से बात करती है और पता चलता है सारी साजिश असली राजा के आदेश पर हुई। रानी पूछती है उसके भाई को किसने बचाया। उसे पता चलता है हसन ने अपने फैसले से उसके भाई को बचाया और लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उसी रात झुन हसन से मिलता है और पूछता है वो जानते हुए भी क्यों नहीं भागा जब उसे मारने की साजिश है। हसन कहता है उसने राजा से वादा किया था इसीलिए रुका। झुन हिम्मत दिखाता है और राजा के आदेश की परवाह न करते हुए हसन को 20 चांदी के सिक्के देता है और अगली रात भागने को कहता है। सॉल आती है। हसन उसे सिक्के देता है और रखने को कहता है। वो झुन को सॉल की मां को ढूंढकर मिलाने को कहता है। हसन बोलता है ये एहसान नहीं, उसका आखिरी राजकीय आदेश है। सॉल खुशी खुशी चली जाती है। तभी दरबारी औरत सॉल को दालचीनी की मिठाई देती है और कहती है इसे मुंह में रखकर राजा के खाने में डाल दे। सॉल पूछती है मिठाई में क्या है, पर औरत कहती है उसे नहीं पता, लेकिन अगर सॉल ने नहीं किया तो दोनों मर जाएंगी। सॉल डर और उलझन में रह जाती है। उसी रात रानी और हसन आखिरी बार मिलते हैं। रानी पूछती है उसने उसके भाई को क्यों बचाया। हसन कहता है वो रानी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता था। फिर वो रानी का हेयर क्लिप लौटाता है और अलविदा कहता है। अगली सुबह राजकीय सम्मेलन में अधिकारी मिंग वंश को ढेर सारा सोना चांदी भेजने की बात करते हैं। हसन आदेश के मुताबिक हामी भरता है। फिर वो 20,000 सैनिक, घोड़े और दूसरी सेनाएं भेजने का प्रस्ताव रखते हैं। एक मंत्री विरोध करता है इससे देश कमजोर हो जाएगा। रक्षा मंत्री कहता है ये देश मिंग सम्राट की वजह से है, उनकी इज्जत पहले आती है। हसन को ये पसंद नहीं, लेकिन जब और ज्यादा देने की बात आती है वो चुप नहीं रहता। वो गुस्से में पूछता है ये देश किसका है। अगर देश की सुरक्षा दूसरी बात है तो पूरा राज मिंग को क्यों न सौंप दें। गृह मंत्री बहस करता है, पर हसन उसे चुप कराता है और कहता है शर्म करो। वो पूछता है उसके सैनिक किसी और देश के लिए क्यों मरे। राजा के तौर पर वो अपने देश के लिए मरने को कह सकता है, पर किसी और के लिए नहीं। वो कहता है कूटनीति के नाम पर औरतों को विधवा और बच्चों को अनाथ कैसे बना सकता हूं। लंबे दमदार भाषण के बाद वो मिंग सम्राट को सैनिक भेजने से मना कर देता है। ये उसकी बड़ी भूल बनती है। नाश्ता तैयार होता है। हसन राजा के तौर पर आखिरी खाना खाने वाला है। उसे नहीं पता सॉल को उसके खाने में जहर डालने का आदेश मिला है। सॉल पहले खाना छकती है। हसन खाना शुरू करता है, लेकिन देखता है सॉल बहुत परेशान है। वो पूछता है क्या हुआ, और देखता है सॉल रो रही है। सॉल ऊपर देखकर कहती है मेरे राजा की लंबी उम्र हो। तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है। हसन उसे बचाने दौड़ता है। नौकर उसे छूने से मना करते हैं, पर हसन उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर हर कोशिश करता है, पर सॉल मर जाती है। हसन टूट जाता है क्योंकि सॉल से किया वादा अधूरा रहता है। लोग पहली बार राजा को नौकरानी के लिए रोते देखते हैं। हसन का दुख गुस्से में बदलता है। वो दरबारी औरत की तरफ देखता है और वो कबूल करती है कांस्टेबल ली ने उसे जहर डालने को मजबूर किया। हसन उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देता है। जुन कुछ कहने की कोशिश करता है, पर हसन सुनने के मूड में नहीं। ये उसकी दूसरी भूल होती है। उसी रात हसन गद्दार को टॉर्चर करके साजिश में शामिल हर नाम जानना चाहता है। उसका गुस्सा मंत्रियों को डराता है। गृह मंत्री मौके का फायदा उठाता है और खुलासा करता है 2 राजा हैं और ये वाला नकली है। दरबारी औरत पुष्टि करती है राजा के सीने का तीर का निशान हफ्तों से गायब है। अधिकारी महल में जमा होते हैं। हसन और जुन राजकीय फाटक पर खड़े हैं। उन्हें पता है क्या होने वाला है। जुन हसन को भागने को कहता है, पर हसन मना करता है। वो सॉल की मौत का बदला लेने तक नहीं जाएगा। जुन उसकी हिम्मत देखता है और कहता है अगर वो सॉल और लोगों को इंसाफ देना चाहता है तो असली राजा बनना होगा। हसन मान लेता है। जुन नौकर को पिछले 2 हफ्तों का राजकीय रिकॉर्ड फाड़ने को कहता है। मंत्री नाराज भीड़ को लेकर महल की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने असली राजा को मारने के लिए हत्यारे भेजे हैं। जब भीड़ महल पहुंचती है, जुन उन्हें राजगद्दी का सम्मान करने को कहता है, पर कोई नहीं मानता। वो जबरदस्ती राजा के कमरे में घुसते हैं, लेकिन राजा खुद दरवाजा खोलता है। वो उनकी हिम्मत पर गुस्सा करता है, पर वो नहीं मानते। एक शख्स उसका लबादा फाड़कर सीने का निशान देखता है और चौंक जाता है। हत्यारे भी हैरान रहते हैं, क्योंकि असली राजा महल में सबके सामने है और उसके सीने पर निशान मौजूद है। खुलासा होता है हसन ने जुन का प्रस्ताव ठुकराया था, क्योंकि ताज पहनने का मतलब
दूसरों को निजी फायदे के लिए मारना था। जुन असली राजा को वापस लाता है और पिछले हफ्तों के रिकॉर्ड दिखाता है। राजा को पता चलता है हसन ने उसके कई आदेशों के खिलाफ फैसले लिए और ये सब जुन की निगरानी में हुआ। राजा बहुत गुस्सा होता है। उसकी पहचान पक्की होने पर सारे अधिकारी घुटनों पर गिरते हैं, सिवाय असली गद्दारों के। राजा उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देता है। साजिश खत्म होती है। हसन और एक गार्ड महल से दूर हैं। गार्ड तलवार निकालता है और हसन को लगता है उसकी जान जाएगी, लेकिन गार्ड उसे बंदरगाह की ओर इशारा करके भागने को कहता है। हसन हिचकिचाता है, फिर भागने लगता है। तभी राजा के हत्यारे आते हैं। वो गार्ड को कहते हैं हसन को मारना राजकीय आदेश है, पर गार्ड नहीं मानता। उसके लिए हसन ही असली राजा है। तलवारें खींचती हैं और गार्ड कुछ हथियारों को मार देता है, पर खुद भी मर जाता। गार्ड की चीख सुनकर हसन रुकता है और वापस आता है। गार्ड की आखिरी सांसें बाकी हैं। वो हसन के पैर छूकर मरता है, जिसे वो अपना असली राजा मानता था। हसन नाव पर चढ़कर देश छोड़ देता है। तट पर जुन उसे आखिरी बार अलविदा कहने खड़ा होता है। हसन समझता है उसने कुछ सही किया होगा, क्योंकि कुछ लोग उसे सचमुच राजा मानते थे। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि अगले साल जुन को राजद्रोह के लिए फांसी दे दी गई। 5 साल बाद राजा को भी गद्दी से हटाया गया। फिल्म बताती है ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। राजा ग्वांगहाई जोसियन इतिहास के इकलौते शासक थे जिन्होंने सिर्फ जमीन मालिकों पर टैक्स लगाया और मिंग वंश का सामना किया। मैंने रिसर्च की और पाया, भले ही बॉडी डबल का सबूत नहीं, पर ग्वांगहाई के शासन में 15 दिन का रॉयल जर्नल गायब है। कोई नहीं जानता उन 15 दिनों में महल में क्या हुआ। फिल्म मेकर्स ने उस रहस्य का इस्तेमाल करके हाँ सुन जैसा शानदार किरदार बनाया। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो थम्स अप करो और कमेंट में अपने विचार बताओ।